सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का विषय है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। इस विषय को करने से पहले हम लर्निंग आउटकम्स की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि इसे जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में विद्यार्थी अर्थ के आधार पर 8 भेदों से परिचित होकर उनमें अंतर बता पाएंगे। सबसे पहले बच्चों, आपको अर्थ के आधार पर 8 भेदों की जानकारी दी जाएगी। जब आप 8 भेदों से परिचित हो जाएंगे तो आप उनमें अंतर भी कर पाएंगे कि पहला भेद आपको क्या समझा रहा है, दूसरा भेद क्या समझा रहा है। 8 भेदों से परिचित होकर उनमें अंतर बता पाएंगे। दूसरा है, भेदों से संबंधित वाक्यों का निर्माण कर पाएंगे। जब आप 8 भेदों से परिचित हो जाएंगे, उसके उपरांत आप उनसे संबंधित वाक्यों का निर्माण भी कर पाएंगे। आप स्वयं वाक्य बनाने में सक्षम हो पाएंगे। आगे है, रचनात्मक कार्य करते समय उन वाक्यों का यथास्थान प्रयोग कर पाएंगे। बच्चों, जब आप उन वाक्यों का निर्माण कर लेंगे, तब हमें उनका इस्तेमाल भी तो करना है, हमें उनका प्रयोग भी करना है। तो वह प्रयोग आप कहाँ करेंगे? अपने रचनात्मक कार्य में। रचनात्मक कार्य भाव, आप अनुच्छेद लेखन तो लिखते होंगे, पत्र लेखन भी, संवाद भी, चित्र वर्णन भी, कहानी भी। तो इन सभी रचनात्मक कार्यों में आप इन वाक्यों का यथास्थान अथवा उचित प्रयोग कर पाएंगे। वाक्य के भेद। वाक्य के 2 भेद हैं, रचना के आधार पर भेद, अर्थ के आधार पर भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और अंत में निषेधवाचक वाक्य। आइए अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के पहले भेद की जानकारी लेते हैं। पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी काम के करने या होने का भाव प्रकट हो तथा किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हो, उन वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। भाव, ऐसा कोई वाक्य जिसे पढ़कर आपको किसी काम के करने का पता चले अथवा आपको किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सामान्य सी जानकारी मिले। जैसे कि नीचे देखिए लिखा हुआ है, राम पढ़ रहा है, रमेश खाना खाता है। तो आपको यहाँ पर राम के बारे में और रमेश के बारे में एक सामान्य सी जानकारी मिली है। तो हम ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे कि यह विधानवाचक वाक्य है। अब हम विधानवाचक वाक्य के अन्य नामों को भी पढ़ लेते हैं। विधानवाचक वाक्य को विधिवाचक, विधानार्थक वाक्य अथवा विधि बोधक वाक्य भी कहते हैं। तो अब हम बाकी उदाहरण भी पढ़ते हैं। राम पढ़ रहा है, सूरज चमक रहा है, रमेश खाना खाता है, तेज हवा चल रही है और बारिश भी आने वाली है। यह चारों वाक्य विधानवाचक वाक्य हैं, क्योंकि इसमें किसी काम के करने या होने के भाव का पता चला है। और इसमें जो चौथा वाक्य है उसमें तेज हवा चल रही है और बारिश भी आने वाली है, इसके आगे जटिल लिखा गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जटिल उस वाक्य को कहेंगे जिसमें 2 क्रियाएं चल रही हों। जैसे कि इसमें तेज हवा चल रही है पहली क्रिया और बारिश भी आने वाली है दूसरी क्रिया। ऐसे वाक्य जटिल की श्रेणी में आते हैं, लेकिन है ये विधानवाचक वाक्य ही। अतः चारों वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाए जाएंगे। अगला भेद विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि
देखिए, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, विस्मय। विस्मय मीन्स हैरानी, और साथ में लिखा गया है आदि, मतलब हैरानी के अतिरिक्त और भी इसमें भाव आएंगे। तो विस्मयादि बोधक वाक्य, जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध होता है, उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। भाव, ऐसे वाक्य जिसे पढ़कर आपको विस्मय हो, विस्मय भाव हैरानी हो, हर्ष खुशी हो, शोक दुख हो, घृणा नफरत हो, प्रशंसा तारीफ का भाव हो, तो ये सारे भाव अगर किसी वाक्य में इनमें से कोई एक भाव भी आ जाए तो आप ऐसे वाक्य को विस्मयादि बोधक वाक्य कहेंगे। लिखित भाषा में विस्मयादि बोधक अव्यय के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, विस्मयादि बोधक के आगे चिन्ह लगाया गया है। आपने भी यह चिन्ह विस्मयादि बोधक वाक्य में जरूर लगाना है। इसमें सरल वाक्य ही आते हैं, जटिल नहीं। जैसे कि हमने पिछले विधानवाचक में समझा था कि उसमें हमने चौथा जो वाक्य पढ़ा था वो जटिल था, 2 क्रियाएं चल रही थी, लेकिन विस्मयादि बोधक वाक्य में सरल वाक्य ही आएंगे, 1 क्रिया वाले वाक्य ही आएंगे। हम उदाहरण पढ़ते हैं। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। छी, बहुत बदबू आ रही है। आहा, बहुत अच्छा मौसम है। अरे, तुम यहाँ भी आ गए। हाय, उसके बहुत गहरी चोट लगी है। तो इन 5 वाक्य में आपको विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा कोई ना कोई भाव आपको जरूर मिलेगा। तो अगर ऐसा भाव मिलता है तो हम इन वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्य कहेंगे। अब हम प्रश्नवाचक वाक्य की जानकारी लेते हैं। इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। भाव, ऐसा कोई वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए तो हम उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। आइए अब हम उदाहरण पढ़ते हैं। क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? तुम खाना कितने बजे खाओगे? तुम कहाँ जा रहे हो? यह बच्चा किसका है? तुम गांव कब जा रहे हो? तुम दिल्ली से कब आए थे और कहाँ ठहरे थे? तो इन 6 के 6 वाक्यों को पढ़कर आपको ये पता चला होगा कि कोई प्रश्न पूछ रहा है। जैसे कि पहले वाक्य में पूछा जा रहा है, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? इसी प्रकार आगे भी कितने, कहाँ, किसका, कब, यह लगाकर प्रश्न पूछे गए हैं। और एक बात ध्यान दीजिए कि प्रत्येक वाक्य के पीछे प्रश्न चिन्ह भी लगाया गया है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में आपने प्रश्न चिन्ह जरूर लगाना है। तो यह 6 के 6 वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। छठा वाक्य, तुम दिल्ली से कब आए थे और कहाँ ठहरे थे? 2 क्रियाएं चल रही हैं, इसलिए इसके आगे जटिल लिखा गया, लेकिन यह वाक्य भी प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत ही आएगा। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। भाव, ऐसा कोई वाक्य जिसे पढ़कर आपको किसी कार्य के होने में संदेह का भाव आए तो हम इस प्रकार के वाक्य को संदेहवाचक वाक्य की श्रेणी में रख सकते हैं। उदाहरण, शायद कल बारिश हो जाए। हो सकता है मैं कल बाजार जाऊं। संभवतः मैं कल दिल्ली जाऊंगी।
शायद बारिश आए और हम लोग बारिश में नहाएं। तो इन चारों वाक्य में काम के होने में संदेह की जानकारी मिल रही है। शायद कल बारिश हो जाए, तो यह केवल एक अनुमान है कि शायद कल बारिश हो जाए। हो सकता है मैं कल बाजार जाऊं, तो इस बात पर भी वह कहने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि मैं कल बाजार जाऊं, पक्का नहीं है कि वह कल बाजार जाएगा। तो इन चारों वाक्यों में शायद, हो सकता है, संभवतः, इन चारों वाक्यों में संदेह की जानकारी मिल रही है, संदेह का बोध मिल रहा है। अतः हम इन चारों वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य करने से पहले हम पहले के 4 वाक्यों को दोबारा दोहरा लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने विधानवाचक वाक्य, जिसमें किसी काम के करने या होने का भाव था। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का भाव था। प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध था। संदेहवाचक वाक्य, जिसमें किसी कार्य के होने में संदेह का बोध था। हमने इन चारों वाक्यों को पढ़ा था। अब हम आगे करने जा रहे हैं आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध हो, भाव कोई आज्ञा दी जाए, कोई निर्देश दिया जाए, कोई किसी से प्रार्थना कर रहा है, कोई किसी से अनुमति ले रहा है, तो आप इन चारों प्रकार के भावों को, ऐसा वाक्य जिसमें कोई ऐसा भाव आया हो कि आज्ञा ली जा रही है, कोई किसी को निर्देश दे रहा है, अगर ऐसा भाव आता है तो आप ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। 1 गिलास दूध लाओ, ये आज्ञा है। मुझे अब चलना चाहिए, अनुमति, वह उससे अनुमति ले रहा है कि मुझे अब चलना चाहिए। प्रार्थना, मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए। निर्देश, तुम यहां से बाएं मुड़ जाओ, समय से पहुंच जाना और खाना खा लेना। तो ये जो 5 वाक्य हैं, अंतिम वाक्य जिसके आगे जटिल लिखा गया क्योंकि 2 क्रियाएं चल रही हैं, यह 5 जो वाक्य हैं वो आज्ञावाचक की श्रेणी में आएंगे, जिसमें कोई किसी को आज्ञा दे रहा है, कोई किसी से अनुमति ले रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है और कोई किसी को निर्देश दे रहा है। हम ऐसे वाले वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। इच्छावाचक वाक्य। आइए अब हम इच्छावाचक वाक्य की जानकारी लेते हैं। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। इन वाक्यों में वक्ता, वक्ता मतलब जो बोल रहा है, इन वाक्यों में वक्ता के द्वारा या तो अपने लिए या किसी और के लिए इच्छा का भाव पैदा होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये इच्छा की जा रही है कि ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे, दूसरे के लिए इच्छा की जा रही है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ये उसको शुभकामना दी जा रही है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आज तो बस खाने को मिठाई मिल जाए। ये वक्ता का अपना भाव है, अपने लिए वह इच्छा कर रहा है, आज तो बस खाने को मिठाई मिल जाए। भगवान करे आपकी यात्रा शुभ हो। तो इन 5 वाक्यों में आपने देखा कि इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना का भाव पैदा हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे।
संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने अथवा ना होने पर निर्भर करता हो। भाव कोई एक बात दूसरी बात पर निर्भर करे, कोई एक काम दूसरे काम पर निर्भर करे, तो ऐसे वाक्यों को हम संकेतवाचक की श्रेणी में रखेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें पहले वाक्य में कोई शर्त रखी जाती है और दूसरे वाक्य में उसका परिणाम। इन वाक्यों में यदि, अगर तो, जब, तब, जैसा, वैसा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहले वाक्य में कोई शर्त होगी और दूसरे वाक्य में उसका परिणाम होगा। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है और ऐसे वाक्य यदि, अगर, तो, जब, तब, जैसा, वैसा आदि शब्दों से शुरू किए जाएंगे। विशेष इस वर्ग में सरल वाक्य नहीं मिलते। देखिए, अभी तक हमने सरल और जटिल वाक्य की बात भी की कि जिसमें एक क्रिया चल रही है वह सरल वाक्य है, और मैंने बताया कि जिसमें जटिल भाव दो क्रियाएं चलती हैं वह जटिल वाक्य की श्रेणी में आते हैं। लेकिन संकेतवाचक वाक्य में सरल वाक्य नहीं होते, भाव दो क्रियाएं चलती हैं। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। यदि तुम मेहनत करते तो बहुत अच्छे अंक पाते। देखिए, पहले वाक्य में शर्त है, यदि तुम मेहनत करते तो बहुत अच्छे अंक पाते, तभी उसका परिणाम आता ना। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, तो पहले वाक्य में भी शर्त है, अगर तुम मेहनत करोगे, तो दूसरे वाक्य में परिणाम है कि सफल हो जाओगे। जब तुम घर आओगे तब मैं खाना खाऊंगा। जैसे ही वर्षा समाप्त होगी वैसे ही हम बाहर निकल आएंगे। तो इन चारों वाक्यों में यदि, तो, अगर, तो, जब, तब, जैसे, वैसे लगाकर वाक्य बनाए गए हैं और पहले वाक्य में शर्त भी है और दूसरे वाक्य में परिणाम भी है। अतः यह चारों वाक्य संकेतवाचक वाक्य की श्रेणी में रखे जाएंगे। निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य या बात के ना करने या ना होने का भाव प्रकट हो, उन वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। भाव ऐसा कोई वाक्य जिसमें किसी कार्य के ना होने का पता चले, जिसमें किसी बात के ना होने के बारे में पता चले, तो आप ऐसे वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में ना, नहीं, मत, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। आप यहाँ मत बैठिए। महेश कुछ ना कर सका। बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे और काम भी नहीं करेंगे। वह बीमार थी इसलिए नहीं आ सकी। तो इन पांचों वाक्यों में निषेध है, मनाही है। मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ मत बैठिए, यहाँ पर मत का प्रयोग किया गया है। महेश कुछ ना कर सका, यहाँ पर ना का प्रयोग किया गया है। तो इन सभी वाक्यों में निषेध भाव मनाही की बात की गई है, किसी कार्य या बात के ना होने की बात की गई है। चौथा वाक्य है बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे और काम भी नहीं करेंगे। इसके आगे जटिल लिखा गया। आगे है वह बीमार थी इसलिए नहीं आ सकी, इसके आगे भी जटिल लिखा गया। असल में इसमें एक से अधिक क्रियाएं चल रही हैं, इसलिए इसको जटिल वाक्य कहते हैं। लेकिन इन पांचों वाक्यों को हम निषेधवाचक वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। चौथे वाक्य में दोनों वाक्य जो लिखे गए हैं, बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे और काम भी नहीं करेंगे, दोनों में नहीं का प्रयोग किया गया है। लेकिन पांचवें में वह बीमार थी इसलिए नहीं आ सकी,
ऐसा वाक्य भी निषेधवाचक ही होता है कि जिसमें एक वाक्य में नहीं का प्रयोग ना हो लेकिन दूसरे वाक्य में नहीं का प्रयोग आ जाए। तो यह पांचों वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाए जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से लर्निंग आउटकम्स दोहराती हूँ। अर्थ के आधार पर 8 भेदों से परिचित होकर उनमें अंतर बता पाएंगे। तो अभी तक आप अर्थ के आधार पर 8 भेदों से परिचित भी हो गए हैं और आप उनमें अंतर बता सकने में सक्षम भी हैं। साथ ही साथ आप भेदों से संबंधित वाक्यों का निर्माण भी कर पा रहे होंगे और अभी जैसे आपने देखा कि रचनात्मक कार्य करते समय उन वाक्यों का यथास्थान प्रयोग कर पाएंगे। तो आपने इन तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझना है और अब आप इन तीनों जो बिंदुओं को समझकर यह कार्य करने में सक्षम हैं।